ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को काले जादू की कुछ डरावनी कहानियां जो है वो सुनाने वाला हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहानी और आवाज जो है वो पसंद आएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ अगर आपको कहानी और आवाज जो है वो पसंद आती है तो लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि कहानियां जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। कहते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, और मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था जब तक मेरी जिंदगी में वो घटना नहीं घटी थी। उस घटना के घटने के बाद मेरा जो नजरिया था भूत प्रेतों को लेकर वो पूरी तरह से बदल गया था। बात उस वक्त की है जब मैं कोलकाता गया हुआ था वहां पर घूमने के लिए। जगह का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी जगह की बदनामी हो। मैं वहां पर रेलवे स्टेशन पर उतरा। मेरा मकसद था कोलकाता को एक्सप्लोर करना और वहां के बारे में जानना। मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने भीड़ देखी और मैं आसपास टैक्सी वगैरह देखने लगा। तभी अचानक से भीड़ में ही न जाने कैसे मेरा जो सामान था वो कोई चुरा कर ले गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर मेरा सामान गया तो गया कहाँ। मैं पास के ही एक पुलिस स्टेशन में गया और मैंने सारी बातें बताई। जब उन्होंने मेरी बातें सुनी तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो जल्द ही मेरा सामान मुझे ढूंढ कर दे देंगे। वो तो गनीमत ये थी कि मेरा जो बैग था वही गया था। मेरा जो वॉलेट था जिसमें मेरी सबसे कीमती चीजें थी वो सही सलामत थी। और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक होटल का कमरा बुक कर लिया जाए और वहां पर जाकर रहा जाए। पैसे तो मेरे पास थे ही, और इधर उधर घूमने के बाद जब मैं वापस जाऊंगा तब तक तो पुलिस वाले मेरा बैग ढूंढ ही लेंगे। और इसी सोच के साथ मैं पुलिस स्टेशन से निकल गया। मैं एक अच्छे से होटल की तलाश कर ही रहा था, तभी अचानक से मैंने देखा कि मुझसे कुछ ही आगे दूर, मतलब मैं थोड़ा पीछे चल रहा था और वो थोड़ा आगे चल रही थी, वो एक लड़की थी। और उसका जो पर्स था वो ज़मीन पर गिर गया। मैंने देखा और उस लड़की को कुछ पता नहीं चला कि उसका पर्स गिर गया है और वो आगे चली जा रही थी। जब मैंने ये देखा तब मैंने उसे आवाज़ लगाई, ज़रा सुनिए। और फिर उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उस लड़की ने मुझे देखते हुए कहा, क्या हुआ बोलिए। और फिर मैंने कहा, जी वो कुछ नहीं, बस आपका जो पर्स है वो गिर गया है। और जब उस लड़की ने ज़मीन पर देखा तो उसे उसका पर्स नज़र आया और वो दौड़ी दौड़ी आई। उसने अपना पर्स उठाया और वो मेरे पास आई। उसने कहा, अरे यार थैंक यू सो मच। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और पैसे भी थे। हे भगवान, न जाने मेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल। वो तो अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना तो न जाने मेरा क्या होता। आपका नाम क्या है? और फिर मैंने उसे अपना नाम बताया और उस लड़की ने कहा, क्या आप यहीं के हैं? और फिर मैंने बताया, नहीं मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ और देखना चाहता हूँ कि आखिर ये जगह कैसी है, कोलकाता आखिर है कैसा। और फिर उस लड़की ने मुझसे कहा, अच्छा तो आप टूरिस्ट हैं? और फिर मैंने कहा, हाँ मैं टूरिस्ट ही हूँ। और हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई। और फिर उसने पूछा, तो आप बताइए क्या प्लान है आपका? मैंने उसे बताया, कुछ नहीं, बस होटल ढूंढ रहा हूँ, कहीं अच्छा सा होटल मिल जाए तो मैं वहाँ पर कमरा ले लूँ। और उसके बाद उस लड़की ने कहा, होटल? होटल की क्या ज़रूरत है? आप इतने भले इंसान हैं,
आपने मेरी इतनी मदद करी, आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरा पर्स तो चला जाता। हम दोनों में बातचीत काफ़ी अच्छी हो गई थी और फिर उसने मुझसे कहा, क्या आप होटल ढूंढ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे रहते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको होटल ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे घर चलिए, आप जितना मन करे आपका, जितने दिन तक आपको रहना हो आप मेरे घर पर रहिए और मैं आपको पूरा कोलकाता घुमाऊंगी। चलिए मेरे साथ। और फिर जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? मैं यहीं कहीं अच्छा सा होटल ढूंढ लूंगा, आप बेफिक्र होकर अपने घर जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उसने मुझसे कहा, अच्छा आपने मेरी मदद करी और मैं आपके लिए कुछ भी ना करूं? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। और फिर जब उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करी तब मैंने भी सोचा कि चलो यार, इतना कह रही है तो चलते हैं। और उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गई। उसका घर काफ़ी अच्छा था। जब मैं उसके घर में गया तब मुझे लगा कि उसकी फैमिली वगैरह होंगी, मतलब उसकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह वहाँ पर होंगे, बट उसका पूरा घर खाली था। और मैंने बातों बातों में ही पूछ लिया, क्या आप इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं? और उस लड़की ने मुझसे कहा, हाँ असल में मेरे पेरेंट्स जो है वो कोविड में गुजर गए थे और अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली ही रहती हूँ। और फिर जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे काफ़ी बुरा लगा और मैंने कहा, ओह आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। और फिर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, आपकी क्या गलती, हाँ मैं भी होती आपकी जगह तो मैं भी पूछती। वैसे आप बैठिए। हमारे बीच बातचीत काफ़ी अच्छी हो गई थी और बातचीत के दौरान ही मैंने उस लड़की से पूछा, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया जगह कौन सी है घूमने लायक? और फिर उस लड़की ने मुझे पूरी लिस्ट बता दी और जब मैंने पूरी लिस्ट देखी तो मैं भी दंग रह गया। उसने मुझसे कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको हर जगह घुमाऊंगी। अब तो हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। और मैंने हाँ में सर हिलाया। उसने मुझे एक कमरा दिया। कमरा काफ़ी अच्छा था। वहाँ पर मैं खाना खाने के बाद सो गया था। लेकिन रात को मुझे प्यास लगने लगी और मुझे पानी पीना था। मैंने किचन देखा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि क्या उस बेचारी को परेशान करना, इसलिए मैं खुद ही उठकर जो है वो पानी पी लेता हूँ। मैं उठ गया। रात का वक्त था, तकरीबन 2 बजे हुए थे। मैं किचन में आया और किचन में आने के बाद मैंने फ्रिज खोला, पानी पिया, वापस जा रहा था रूम में। लेकिन मेरे को उस लड़की के रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और वो जो आवाज़ें थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी, लाइक कोई स्पेल कास्ट कर रहा हो, ऐसा कुछ। और जैसे ही मैंने वो सारी आवाज़ें सुनी तब मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगे कि आखिर ये सब कहाँ से आवाज़ आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। क्या मुझे कमरे के पास जाकर देखना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है, अंदर से आवाज़ कैसी आ रही है? फिर मैंने सोचा कि यार हो सकता है वो कोई मूवी वगैरह देख रही हो टीवी वगैरह में, जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दी हो। और यही सब सोच के मैंने इग्नोर कर दिया और मैं सो गया। सुबह सुबह मैं उठा और जब मैं सुबह उठा तो वहाँ की सुहानी सुबह को देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। मेरा मूड जो था वो फ्रेश हो गया। उसके बाद जो डेली का रूटीन होता है, ब्रश वगैरह, ब्रेकफास्ट, वो सब मैंने किया। और उस लड़की ने मुझसे कहा, चलो आज मैं तुम्हें घुमाने लेकर चलती हूँ। और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था। मैं भी उस लड़की के साथ चला गया। हम दोनों ने काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें घूमी और मैं नोटिस कर रहा था कि वो लड़की मुझसे करीबियाँ बढ़ा रही थी। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था कि आखिर हमें मिले हुए कुछ ही वक्त हुआ है और ये मुझसे इतनी नज़दीकी क्यों बढ़ा रही है। सब कुछ मेरी समझ के बाहर था, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं इसे पसंद आ गया हूँ। और वैसे भी फ्रेंड्स वगैरह थे हम, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इतनी बात आगे बढ़ी नहीं थी। घूमने के बाद रात को
मैं वापस से खाना वगैरह हम दोनों ने खाया और हम सो गए। मैं सो ही रहा था, तभी अचानक से रात को तकरीबन वही 1 या 2 बजे अचानक से मेरे हाथ पर कुछ कुछ काटा, लाइक किसी ने जैसे सुई चुभो दी हो। और मेरी आंख जो है वो अचानक से खुल गई। जब मेरी आंखें खुली और मैंने आसपास देखा तो मैं हाफने लगा कि आखिर, मैं सोच में पड़ गया कि आखिर काटा किसने। मैंने लाइट्स ऑन करी। लाइट्स ऑन करने के बाद मैंने देखा कि मेरे हाथ से खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पिन चुभोई हो। मैंने पूरे कमरे में अच्छी तरह से देखा, कोई भी नहीं था और मुझे लगा कि शायद कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होगा जिसने काट लिया होगा, इसलिए मैंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। सुबह सुबह मैं उठा और उसके बाद जब मैं बाहर आया तब मैंने उस लड़की को देखा। तो वो लड़की न जाने क्यों मुझे पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मुझे पसंद भी आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी दोस्त नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड हो। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था कि आखिर इतने कम समय में ऐसी फीलिंग्स आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसके बाद हम दोनों फिर से घूमने के लिए गए और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन वैसी फीलिंग्स आना ये मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था। जब हम घर वापस आए तो जैसे जैसे मैं उसके साथ समय बिता रहा था वैसे वैसे वो मुझे अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उससे प्यार हो गया है। और जब हम खाना खा के सो गए तब मैं अपने कमरे में इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमें मिले हुए और उस लड़की के लिए ऐसी फीलिंग्स होना, क्या ये नेचुरल है या फिर कोई और बात है। यही सोचते सोचते काफ़ी वक्त बीत गया, काफ़ी घंटे बीत गए और तकरीबन रात के 2 बजे मुझे फिर से कुछ अजीबो गरीब आवाज़ें जो थी वो सुनाई देने लगी, जैसे कोई स्पेल कास्ट कर रहा था। और मैं उठा। उठने के बाद जब मैंने अपने रूम से बाहर देखा तब उस लड़की के कमरे से एक रोशनी निकल रही थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे कि आखिर वो रोशनी है कैसी। उसके बाद जब मैं उस कमरे के पास में गया तब मैंने एक आवाज़ सुनी, एक ऐसी आवाज़ जो कि कोई स्पेल कास्टिंग की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला। तब मैंने जो अंदर देखा उसे देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावने होलिये में एकदम काले लिबास में बैठी हुई थी और उसने चारों तरफ मोमबत्तियां जला रखी थी और बीच में मेरी फोटो लगा रखी थी। और उसके बाद वो खून की कुछ बूंदें उस फोटो के ऊपर गिरा कर कुछ मंत्र पढ़े जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या कर रही है। उसके बाद मुझे याद आया काले जादू के बारे में। काला जादू जिसकी सहायता से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। और फिर मुझे सारी बात समझ आई। पिछली रात जो मुझे दर्द हुआ था, मेरी उंगली पर ऐसा फील हुआ था कि किसी ने पिन चुभोई है और मैं ये सोचकर उस बात को इग्नोर कर दिया था कि शायद कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होगा। वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि शायद वो वही लड़की होगी जो कि मेरा खून लेने के लिए वहां पर आई हो और पिन चुभाने के बाद कहीं पर छुप गई हो। वो बार बार स्पेल कास्ट कर रही थी और मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया और मैं सिर्फ इतना ही समझ पाया कि जितना जल्दी हो सके वहां से भाग लो। मैं तुरंत वहां से भागने के लिए मेन डोर के पास गया और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा तो था वो लॉक था। मैं उसे खोलने की कोशिश करने लगा और खोलने की कोशिश में ही एक काफ़ी तेज़ आवाज़ हुई और मैं समझ गया कि अब वो यहाँ पर आ जाएगी। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उस दरवाजे पर एक लात मारी और वो दरवाज़ा जो था वो टूट गया। मैं घर से बाहर भागा। तभी मुझे पीछे से उस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई और उस लड़की ने मुझसे कहा, रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं घर से बाहर निकल गया था
और उसके बाद जब मैं घर से बाहर आ गया और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वो लड़की, उसके हाथ पूरे खून से सने हुए थे और वो किसी चुड़ैल की तरह नजर आ रही थी। वो बार बार मुझे कह रही थी कि आगे कदम मत बढ़ाना, वापस यहां पर आ जाओ। उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं और अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम कहीं भी भाग कर चले जाओ, मैं अपने काले जादू की मदद से तुम्हें जान से मार दूंगी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस आ जाओ। जब मैंने ये बात सुनी तब मेरा जो शरीर था वो पसीने से भीग गया, लेकिन मुझे बस वहां से भागना था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस मुझे भागना था। मैं वहां से भाग गया और एक पुलिस स्टेशन में चला गया। वहां मैंने ये सारी बातें बताई और फिर वो जो पुलिस वाले थे वो मेरे साथ आए। और जब मैं उन पुलिस वालों के साथ में वापस उस घर में आया तो वो जो घर था वो पूरा खाली था। वो लड़की वहां से जा चुकी थी और जब पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली तो वहां पर काले जादू का सामान मिला और वो जिस कमरे में काला जादू कर रही थी वहां पर सारी चीजें वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। मेरी फोटो और खून की बूंदें और भी न जाने कैसी घिनौनी घिनौनी चीजें जिसे देखकर किसी को भी घिन आ जाए। हम आपके घर जाने का बंदोबस्त कर देते हैं और आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया और मैं जो मेरा कमरा था उसमें जाने लगा। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? और फिर मैंने उसे बताया, जी अब मुझे अपने घर जाना है तो मैं अपना सामान ले रहा हूं। और उसके बाद उस पुलिस वाले ने मुझसे कहा, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। आप जो सामान अपने साथ ले जाने की सोच रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़की ने उस सामान पर भी काला जादू कर दिया होगा। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो सामान यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामान आपकी जान से ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। मैंने उस पुलिस वाले की आंखों में देखा तो मुझे खौफ साफ साफ नजर आ रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कोई भी सामान वहां से लेकर नहीं जाऊंगा। सारा इंतजाम पुलिस वालों ने कर दिया और उसके बाद मैं पहली फ्लाइट से ही अपने घर आ गया। उस दिन के बाद से रोज रात को मुझे सपनों में वही लड़की नजर आती थी और वो किसी खंडहर में मुझे काला जादू करते हुए दिखती थी। मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। मेरी हेल्थ जो थी वो बिगड़ती जा रही थी। दिन पर दिन मेरा वेट लूज होता जा रहा था और रात को मुझे सपना आता था और वो लड़की मुझे अपने पास बुलाती थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और उसके बाद मैंने मंदिर जाना शुरू किया और वहां पर पूजा पाठ करना शुरू किया। 1 महीना लगातार जब मैं मंदिर में गया तब जाकर मुझे शांति मिली और मेरी जो हेल्थ थी वो रिकवर होने लगी। लेकिन मैंने कसम खा ली कि आज के बाद किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं करूंगा, चाहे वो दिखने में कितना भी सही क्यों ना हो। असम का वो जंगल। आपकी लाइफ में कभी ना कभी एक बार ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपको किसी ने भूत प्रेतों के बारे में बताया होगा, अपना कोई हॉरर पर्सनल एक्सपीरियंस बताया होगा और आप यही सोचकर उस चीज को सीरियसली नहीं लेते होंगे कि जब हमारे साथ होगा तब हम यकीन करेंगे। ऐसा ही मेरा भी कुछ हाल था और जब मेरे साथ ये घटना घटी तब मैं भी यकीन करने पर मजबूर हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। बात उस वक्त की है जब मैं और मेरी एक गर्लफ्रेंड, हम दोनों ही एक एडवेंचर ट्रिप पर जाना चाहते थे और हम जगह की तलाश में थे कि आखिर हमें कहां पर जाना चाहिए। हम एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां पर ज्यादा लोग नहीं गए हों और वो ज्यादा फेमस ना हो। उसके बाद मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने मुझसे कहा, असम में जाना चाहिए। असम में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर मिस्टीरियस चीजें हमें देखने को मिल सकती है, खासकर वहां के जंगल। और जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने असम के जंगलों के बारे में रिसर्च करी और मुझे बहुत सारी चीजें जानने को मिली। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड वहां पर घूमने के लिए जाएंगे और उसके बाद हमने कुछ ही दिनों बाद की जो टिकट्स थी वो बुक कर दी।
और उसके बाद हम दोनों निकल गए एक एडवेंचरस ट्रिप के लिए। जब हम वहां पर पहुंचे और हमने लोगों से पूछना शुरू किया कि आखिर आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पर हमें भूत प्रेत जैसी कोई चीज देखने को मिल सकती है, तो जितने भी लोग थे सबने मना कर दिया। सब कह रहे थे कि हम आपको किसी ऐसी जगह पर नहीं भेज सकते जहां आपको खतरा हो। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको कोई भी नुकसान पहुंचे, तो प्लीज़ यहाँ पर और भी कई सारी जगहें हैं जहां आप घूम सकते हैं, लेकिन भूत प्रेतों वाली जगह पर आप ना जाएं तो अच्छा रहेगा। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर क्या किया जाए। तभी मुझे एक व्यक्ति वहां पर मिला और मैंने उसे कुछ पैसे दिए, और कुछ पैसे देने के बाद मैंने उससे पूछा कि ऐसी कोई जगह बताओ कि वहां पर हमें भूत प्रेत देखने को मिल जाए। और उसने हमें एक जगह के बारे में बताया। वो जगह एक जंगल थी और हम जंगल की तलाश में ही तो थे। उस जंगल के पास जो भी नज़दीकी होटल था हमने उसे बुक किया और वहां पर अपना सामान वगैरह रखकर हमने काफ़ी आराम किया, क्योंकि हमें एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और सफ़र के दौरान हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। 1-2 दिन आराम करने के बाद हमने फैसला किया कि अब हम वहां पर जाएंगे, उस हॉन्टेड फॉरेस्ट में जिसके बारे में वो आदमी हमें बता रहा था। उसके कहे अनुसार उस जंगल में दिन में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे वहाँ का माहौल बिगड़ जाता है और वहाँ पर आ जाती हैं बहुत सारी ताकतें जो कि दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती हैं। शाम के तकरीबन 6 बजे हम होटल में घूमने का बहाना लगाकर बाहर निकल गए और वहाँ से हमने सवारी करी। सवारी में हमने उस जो भी चालक था उससे हमने कहा कि हमें उस जंगल में जाना है। उस जंगल का मैं नाम नहीं ले सकता, क्या पता आप में से कोई वहाँ पर चला जाए, इसलिए मैं उस जंगल का नाम नहीं लूँगा। और फिर चालक ने हमसे कहा कि वहाँ पर मत जाइए, मैं आपको और भी कई जगहों पर घुमा सकता हूँ, लेकिन वहाँ मत जाइए, वो जगह ठीक नहीं है। और उसके बाद मैंने उससे रिक्वेस्ट करी और उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए और फिर वो मान गया। वो हमें उस जंगल के बाहर लेकर गया और जब हम उस जंगल के बाहर पहुंचे तो मैं भी एक बार में सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या हम सही कर रहे हैं। उस चालक को उसके पैसे देकर हमने उसको वहां से रवाना किया और मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा, यार ये तो बहुत डरावनी जगह है, देख के ही डर लग रहा है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? और उसके बाद मैंने उससे कहा, तुम्हें तो ही एडवेंचर करना था, तुम्हें ही तो भूत प्रेत देखने थे, अब तुम्हें लेकर आ गया हूं तो तुम डर रही हो, ये कैसी बात हुई? और फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा, मैं नहीं डर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए घबरा रही हूँ, अगर तुम अंदर डर गए तो। और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की शक्ल देखी तो वो खुद ही डरी हुई थी, उसके माथे पर पसीना आया हुआ था। और मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो प्लान कैंसिल करते हैं, यहाँ पर और भी घूमने की जगह है, हम वहाँ पर चलते हैं। और फिर तभी अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड ने उस जंगल के अंदर देखना शुरू किया और वो देखती ही रह गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? और उसने मेरा हाथ पकड़ा और वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस जंगल के अंदर ले जाने लगी। जब हम दोनों उस जंगल के अंदर पहुंचे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उस जंगल में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। हम दोनों जंगल के अंदर चले जा रहे थे। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो आगे आगे चल रही थी, मेरा हाथ पकड़ा हुआ था उसने। और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, ये जो तुम अंधों की तरह अंदर घुसे जा रही हो, तुम्हें रास्ते के बारे में कुछ पता है? और फिर मेरी गर्लफ्रेंड ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुझे जंगल के अंदर लेके जाती रही। मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के भरोसे चलता रहा। उस जंगल के काफी अंदर जाने के बाद वो एक जगह पर रुक गई और वो अजीब सी हरकतें करने लगी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और उसने कोई जवाब नहीं दिया। बदले में वो एक डरावनी हंसी हंसने लगी, जिसे सुनकर मैं घबरा गया। मुझे लगा कि शायद कोई तबीयत वगैरह खराब हो गई है, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ नहीं था उसके साथ।
तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हें यहां तक लाना कितना आसान था। मेरी जो गर्लफ्रेंड की आवाज़ थी वो पूरी बदल गई थी और उसका जो चेहरा था वो सफ़ेद पड़ने लगा था। उसे देखकर मुझे डर लग रहा था। मैं उससे बार बार कह रहा था, अरे तुम्हें क्या हुआ है? अभी तक तो तुम ठीक थी, जैसे ही इस जंगल के अंदर आई क्या हो गया है तुम्हें? तभी उसकी जो बॉडी थी वो हवा में ही तैरने लगी और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान आ गई। वो अपने हाथों को और पैरों को अजीबोगरीब तरह से तोड़ने मरोड़ने लगी और ये सब देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। और इतना मुझे पागल कर देने के लिए काफ़ी था और मैं समझ गया था कि हमने उस जंगल की तरफ आकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि आखिर मैं क्या करूं। और उसके बाद मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। मेरी गर्लफ्रेंड डरावनी हरकतें कर रही थी, उसे देखकर मैं डर रहा था। और फिर उसके बाद मैंने ऊपर देखा और आसमान की तरफ देखते हुए मैंने कहा, हमारी मदद करिए, हम मुसीबत में हैं। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मैं आपसे मदद मांग रहा हूं, हमें बचाइए। और जैसे ही मैंने चिल्लाया वैसे ही जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो हवा से सीधा जमीन पर धड़ाम से आकर गिरी और उसका जो चेहरा था वो नॉर्मल होने लगा। वो बेहोश थी। मैं उसे उठाकर जंगल के बाहर भागा। मुझे बाहर का रास्ता नहीं पता था, बस मैं जैसे तैसे भाग रहा था और न जाने कैसे मैं एक सड़क पर पहुंच भी गया जहां पर कार्स वगैरह चल रही थी। वहां पर एक कार ने हमें देखकर ब्रेक लगाया और उसने हमसे पूछा, क्या हो गया, क्या आप दोनों ठीक तो हैं और आप इस श्रापित जंगल में क्या कर रहे हैं? मैंने उसे सारी बातें बताई और उसके बाद उसने हमें अपनी कार में बैठाया और वो हमें वहां से सीधा हॉस्पिटल ले गया। उसने रास्ते में बताया कि वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है। उस जंगल के अंदर कई सारी आत्माएं भटकती हैं और कोई भी रात के वक्त अगर उस जंगल में चला जाता है तो वापस कभी लौट कर नहीं आता। उसके बाद हम एक हॉस्पिटल में पहुंचे जहां पर मेरी गर्लफ्रेंड का इलाज हुआ और जब उसे होश आया तब उसने मुझसे कहा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो जंगल के बाहर थे ना, हम तो उस जंगल में जाने वाले थे ना। और जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे काफ़ी अजीब लगा और फिर मुझे समझ आया कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो किसी ईविल स्पिरिट के द्वारा पॉसेस हो गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। जब वो जंगल में घूर रही थी तभी उसे किसी ईविल स्पिरिट ने अपने कब्जे में ले लिया था। तभी उसके बाद से जो कुछ भी हुआ मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ याद नहीं था और मैंने उसे कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया और उसे लेकर सीधा मैं घर वापस आ गया। लेकिन वो जो वक्त था, वो जो समय था, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था और आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने सही वक्त पर मदद की गुहार ऊपर देखकर नहीं लगाई होती तो हमारा क्या होता। रात को हमेशा सतर्क रहें। उस रात मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था। आसमान में बिजलियां चमक रही थी और बारिश होने वाली थी। मैं अपनी बाइक पर चला जा रहा था। तभी मैंने एक लड़की को देखा जो कि रोड साइड पर खड़ी थी। उसने मुझे हाथ दिखाया और मुझे लगा कि शायद उसे किसी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैंने बाइक को रोक दिया। जैसे ही मैंने बाइक को रोका तो उस लड़की ने मुझसे एक बात पूछी। उसने एक रास्ते के बारे में पूछा और मैंने उसे रास्ते के बारे में बताया। मैं उसे रास्ते के बारे में बता ही रहा था, तभी अचानक से पीछे से किसी ने मेरी नाक के ऊपर कुछ रख दिया और वो कोई बेहोशी कर देने वाली दवा थी, जिसे सूंघते ही मैं अपने होश खोने लगा और मैं अपने हाथ पैर चला रहा था अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन बेहोशी की जो दवा थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी और
उसके बाद कुछ क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बेहोश हो गया। जब मेरी जो आंखें खुली तब मैंने देखा कि अंधेरा था और बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैं किसी गाड़ी की डिक्की में बंद था और मैंने उस डिक्की को ठोकना शुरू किया। तभी मुझे ये आवाज़ें आने लगी, मुझे आवाज़ आई। तो अब क्या प्लान है आगे का? ये आवाज़ उस लड़की की थी जिसने मुझसे मदद मांगी थी और उसके साथ भी कोई बैठा हुआ था। वो कोई आदमी था। उसने उस लड़की से कहा, प्लान क्या है? अब बस हमें बलि मिल गई है और इसे घर ले जाकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। उसके बाद हमारा जो रिचुअल है वो पूरा हो जाएगा और जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस लड़की ने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है ये सब करने से हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी? अगर ये तरकीब काम नहीं करी तो हम काफ़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और फिर उस आदमी ने कहा, तुम फालतू में ही घबरा रही हो। हमने इसलिए सुनसान रास्ता एकदम चुना ताकि कोई भी हमें पकड़ ना पाए। कोई हमने सबूत भी पीछे नहीं छोड़ा है, इसलिए तुम घबराओ मत। बस इसे जैसे तैसे घर तक ले जाएं और इसकी बलि चढ़ा दें। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब घबराओ मत, समझी तुम? और वो आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया था कि मेरी जान खतरे में है और ये मुझे जहाँ कहीं भी लेकर जा रहे हैं ये मेरी जान लेना चाहते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। डिक्की में बंद होने की वजह से मुझे सांसें भी ठीक से नहीं आ रही थी। मेरा दम घुट सा रहा था और मेरी तबीयत जो थी वो बिगड़ती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर ऊपर वाले से विनती करने लगा कि मुझे बचा ले। मैं बस ऊपर वाले को याद करे जा रहा था क्योंकि डिक्की में बंद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी वो जो लड़की थी उसने कहा, अरे अरे, आगे तो पुलिस वाले हैं, हमें रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। और फिर वो जो आदमी था उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम रास्ता चेंज करेंगे तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा और वो हमारा पीछा करने लगेंगे। मेरे पास सारे गाड़ी के कागज़ वगैरह हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम एकदम नॉर्मल रहना और 40% चांस है कि ये नहीं रोकेंगे। और फिर जब मैंने ये बात सुनी तब मेरी जान में जान आई और उसके बाद मुझे लगा कि शायद अगर पुलिस वालों ने गाड़ी को नहीं रोका तब क्या होगा। इसलिए मेरा जितना हो सकता था उतनी तेज़ी से गाड़ी की डिक्की पर वार करने लगा, जिससे शोर होने लगा। और अचानक से मुझे आवाज़ आई, साहब उस गाड़ी की डिक्की से कुछ आवाज़ आ रही है। और फिर वो जो दूसरा आदमी था जो कि पुलिस वाला था उसने कहा, अच्छा रुको, गाड़ी को रोको, गाड़ी को रोको, कुछ भी हो जाए गाड़ी को रोक दो। और फिर गाड़ी को रोक दिया गया। मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था लेकिन मैं सुन ठीक ठीक पा रहा था। अंधेरा था और जो कुछ भी हो रहा था मैं सुन पा रहा था। उस पुलिस वाले ने वो जो ड्राइवर था उससे पूछा, ओए डिक्की में आवाज़ कैसी है? और फिर वो जो ड्राइवर था उसने कहा, क्या साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी आवाज़ है, सब कुछ शांत तो है। और फिर जब मैंने ये सुना तब मैं ज़ोर ज़ोर से डिक्की पर और मारने लगा। और फिर जैसे ही मैंने डिक्की पर मारना शुरू किया तो वो जो ड्राइवर था वो कार को बहुत स्पीड में लेकर वहाँ से निकलने लगा। लेकिन उससे पहले ही वो जो पुलिस वाला था उसने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और मुझे गोली चलने की आवाज़ आई और अचानक से गाड़ी जो थी वो किसी पेड़ से टकरा गई। हो सकता था कि पुलिस वाले ने गाड़ी के पहिए पर जो है गोली चलाई हो। गाड़ी जो थी वो रुक गई और वो जो पुलिस वाला था और उसके जो साथी कर्मचारी थे वो आए। उन्होंने डिक्की खोली तो अंदर मैं था जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं पसीने से भीग गया था। उन्होंने मुझे बाहर निकाला और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर तुम डिक्की में क्या कर रहे थे। और फिर मैंने उन्हें सारी बातें बताई। मौका देखकर वो लड़का और लड़की वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उस पुलिस वाले ने उन दोनों की पैर पर एक एक गोली मारी जिसकी वजह से वो वहीं पर धड़ाम से गिर गए। उन पुलिस वालों ने
उन दोनों लड़का लड़की से पूछा, तुम चाहते क्या थे? तुमने इसे डिक्की में क्यों बंद किया? तुम्हारा मकसद क्या था? वो दोनों अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थे और फिर मैंने बताया, साहब ये मैं अंदर डिक्की में था तो ये आपस में बात कर रहे थे, ये मेरी बलि चढ़ाना चाहते थे। और जब पुलिस वाले ने ये बात सुनी तब उसके भी होश उड़ गए और उसने मुझे एक हवलदार के साथ हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि पुलिस वालों की टीम जो थी वो उन दोनों के घर पर गई थी और वहाँ पर उन्हें काले जादू का सामान और भी कई सारी अजीबोगरीब चीज़ें मिली। उन दोनों लड़का लड़की को उम्र कैद की सज़ा हो गई। कहते हैं ना कि अगर आप कभी भी कोई बुरा काम ना करें और सच्चे मन से अपनी ज़िंदगी को जिएं तो आप किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो ऊपर वाला हमेशा आपकी मदद करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो पुलिस वाला मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। उसने मेरी जान बचाई थी। मेरी रूह तो यही सोचकर कांप जाती है कि अगर उस पुलिस वाले ने मेरी मदद ना की होती तो आखिर मेरा क्या होता। मेरा नाम डैनियल है और मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। ये काम करते हुए मुझे काफ़ी वर्ष बीत गए हैं और इन वर्षों में मैंने काफ़ी कुछ अनुभव किया है। लेकिन इन्हीं वर्षों में मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हो सकता है आप सभी मुझ पर यकीन ना करें। वो बुजुर्ग व्यक्ति कौन था? रात का समय था और मेरे हाथ में एक टॉर्च थी। उस टॉर्च की रोशनी में मैं आगे बढ़ रहा था और पेट्रोलिंग कर रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते तभी अचानक से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मुझे ऐसा सुनाई दिया जैसे कोई गड्ढा खोद रहा हो और उस आवाज़ को सुनकर पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर है जो कि गड्ढा खोद रहा होगा और इसलिए मैंने उस आवाज़ को इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते बढ़ते ही मुझे जो वो आवाज़ थी वो तेज़ सुनाई देने लगी और वो जो आवाज़ थी वो बढ़ती ही जा रही थी। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उठने लगे और मैंने फैसला किया कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा कि आखिर ये आवाज़ आ कैसे रही है। और थोड़ी दूर चलते ही मैंने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ज़मीन में गड्ढा खोद रहा था और वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने बिल्कुल भी कपड़े पहने नहीं हुए थे। उस बुजुर्ग व्यक्ति का जो होलिया था उसे देखकर मेरे माथे पर पसीना आ गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मेरी जो कमर की हड्डी थी वो पूरी ठंडी पड़ गई थी। और जब मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा तब मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको। और जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरी आवाज़ सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखा और हंसने लगा। मैं उसकी तरफ बढ़ा। उससे पहले ही उसने जो गड्ढा खोदा था वो उसी गड्ढे में खुद लेट गया और ऊपर से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगा। वो खुद को ही दफना रहा था। उस तक पहुंचने में मुझे थोड़ा सा ही वक्त लगा था, लेकिन उसने खुद को पूरा मिट्टी से दफन कर दिया था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। मुझे इतना तो पता चल गया था कि इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने मिट्टी को हाथ से हटाना शुरू कर दिया ताकि मैं उसे बाहर निकाल सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने मिट्टी को हटाया तो उसके बाद जो कुछ भी मैंने देखा वो यकीन करने के लायक नहीं था। उस मिट्टी के अंदर वो बुजुर्ग व्यक्ति नहीं बल्कि एक कंकाल दफन था। मुझे वहां तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगे होंगे मुश्किल से, और उसी बीच में वो बुजुर्ग व्यक्ति कंकाल में कैसे बदल गया ये सोचकर ही मेरी हालत खराब हो रही थी और मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मैंने अपने साथी रेंजर्स को बुलाया और वो भी कुछ ही देर में वहां पर पहुंच गए। पहले तो मुझे लगा कि अगर मैं ये सारी बातें उनको बताऊंगा तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब वो आए और उन्होंने ये सब देखा तो उनके जो चेहरे थे उनका रंग उड़ गया था। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा, क्या हो गया? क्या तुम्हें इस कंकाल के बारे में कुछ पता है? और फिर एक फॉरेस्ट रेंजर ने कहा, सर आप अकेले नहीं हैं जिसने ये घटना देखी है, मैंने भी ये घटना देखी है, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, ये सोचकर कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। और धीरे धीरे सारे जो रेंजर्स थे वो बताने लगे कि सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि सबने इस घटना को देखा है, लेकिन कभी उन्हें मिट्टी के अंदर से कंकाल नहीं मिला। उस कंकाल को लैब में भेजा गया और काफी इन्वेस्टिगेशन हुई,
इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमें पता चला कि वो जो कंकाल था वो एक फॉरेस्ट रेंजर का था और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड था। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। उसकी मैरिज लाइफ भी बहुत बेकार चल रही थी। दुनिया भर की टेंशन की वजह से उसने सुसाइड करने का फैसला किया और रात के वक्त जंगल में पेट्रोलिंग करने के बहाने वो निकला और वहीं पर उसने खुद की जान ले ली। लेकिन उसकी लाश कहीं मिल नहीं पाई। लेकिन उस रात जब मेरे साथ ये सब घटा तब हमें उनका कंकाल मिला और हमने उनका अंतिम संस्कार किया। उस रात के बाद से कभी भी वो बुजुर्ग व्यक्ति हमें नहीं दिखा। सीधी सी बात थी, वो जो फॉरेस्ट रेंजर थे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। उनका कंकाल वहीं पर पड़ा हुआ था। लेकिन जब हमें उनका कंकाल मिला तब हमने उनका अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वो किसी को दिखाई नहीं दिए। घटना नंबर 2, सरफिराक कातिल। वो रात कुछ अलग ही थी। बारिश का मौसम बन रहा था और आसमान में बिजली चमक रही थी। मैं और मेरा एक साथी, हम दोनों टॉर्च की रोशनी में जंगल में आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हमें खबर मिली थी कि एक खतरनाक मुजरिम भागता हुआ हमारे जंगल वाले एरिया में आ गया है और हम उसी को पकड़ने के लिए जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे। काफी देर तक इधर से उधर खोजने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला और हमने हिम्मत नहीं हारी। खबर तो पक्की थी, इसी वजह से हम हथियार लेकर इधर से उधर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी अचानक से मेरा जो साथी था उसने कुछ अजीब सा देखा और उसने मुझसे कहा, सर मैंने कुछ देखा वहां पर। और जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, कहां पर, कहां? और फिर मेरा जो साथी था उसने हाथों से इशारा करते हुए एक पेड़ की तरफ देखने के लिए कहा। उसके बाद मैंने उस पेड़ को अच्छी तरह से देखा। तब मुझे नजर आया कि उस पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है और मैंने अपनी बंदूक निकाली और उसकी तरफ पॉइंट कर दी और मैंने कहा, जो कोई भी है बाहर आ जाओ वरना मैं शूट कर दूंगा। जैसे ही मैंने ये बात कही वैसे ही वहां से किसी के हंसने की आवाज आने लगी और उसके बाद उस पेड़ के पीछे से एक 6.5 फुट का आदमी निकला और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो पूरी खून से सनी हुई थी। उसे 6.5 फुट के राक्षस ने हमें देखा और हंसने लगा। मेरा जो साथी था वो थोड़ा डर गया था और मैंने कहा, यह डरने का समय नहीं है, अपनी बंदूक निकालो और पॉइंट करो इसके ऊपर। उस कुल्हाड़ी पर खून लगा हुआ था जो कि साफ साफ इशारा कर रहा था कि उसने उस कुल्हाड़ी से किसी की जान ली है। और अचानक से वो राक्षस हमारी तरफ हमला करने के लिए कुल्हाड़ी लेकर पागलों की तरह भागा और उसके बाद मैंने एक के बाद एक गोली उसे राक्षस के ऊपर चलाई। मेरी जो गोलियां थी वो उस हैवान के शरीर को छेदते हुए आप दूसरी साइड से बाहर निकल गई और वो जो राक्षस था वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैंने अपने साथी से कहा, पुलिस को इन्फॉर्म करो और रेंजर्स बुलाओ, समझ गए? वो 6.5 फुट के होने के साथ साथ काफी ज्यादा ताकतवर भी था। तभी गोली लगने के बावजूद भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। उसका शरीर जैसे किसी फौलाद का बना हो और वो गोली लगने के बाद भी हंस रहा था, जो कि साफ साफ दर्शा रहा था कि वो एक साइको है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वापस से हमारी तरफ बढ़ा। मेरे पास जितनी भी गोलियां थी मैंने सारी की सारी उसके शरीर में उतार दी, लेकिन वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक गोली मैंने उसके एक हाथ पर मारी, जिसकी वजह से वो कुल्हाड़ी थोड़ी दूर जाकर गिरी और मैंने दूसरी गोली चलाने की कोशिश करी तो गोली जो थी वो खत्म हो गई थी। इसका मतलब अब हमें हाथों से ही लड़ना पड़ेगा। बिना कोई समय गवाए मैं उसकी तरफ दौड़ा
और हम में हाथापाई शुरू हो गई। मेरा जो साथी रेंजर था वो भी मेरी मदद कर रहा था, लेकिन वो साइको किलर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इतनी गोलियां लगने के बावजूद भी वो कैसे हमसे लड़ रहा था मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। लड़ते लड़ते उसने मेरे साथी रेंजर को घायल कर दिया और उसके बाद उसका जो वार था वो मेरे चेहरे पर आ गया और मैं अपने आप को बचा नहीं पाया। मुझे थोड़ा कम दिखाई देने लगा और मैं कुछ मिनट के लिए शांत हो गया। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था और इसी समय का फायदा उठाकर वो जो राक्षस था वो अपनी कुल्हाड़ी ले आया और जब मैंने सामने की ओर देखा तो उस हैवान के हाथ में उसकी कुल्हाड़ी थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था, गोली लगने के जख्म उसके शरीर पर थे, लेकिन वो ऐसे हंस रहा था जैसे उसके जख्मों से उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। वो कुल्हाड़ी से मुझ पर वार करने ही वाला था, तभी अचानक से एक गोली जो थी वो उसके सर के आर पार से निकली और वो जो राक्षस था वो वहीं पर ढेर हो गया। मैं और मेरा जो साथी रेंजर थे वो दोनों बहुत ही ज्यादा थके हुए थे और हाँफ रहे थे। तभी हमने थोड़ी सी दूर देखा तो वहां पर हमारे साथी रेंजर्स और पुलिस वाले खड़े थे। वो दौड़ते हुए हमारे पास आए और उन्होंने हमसे पूछा, क्या आप दोनों ठीक हैं? और हम दोनों ने जवाब दिया, हाँ ठीक हूं, मुझे भी इसके सर पर ही वार करना चाहिए था। जंगल का वो श्रापित तालाब। बात उस वक्त की है जब मैं रात के वक्त हमेशा की तरह पेट्रोलिंग कर रहा था और मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी। मेरे पास जो पानी था वो खत्म हो गया था और मैं पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। तभी मुझे याद आया कि पास में ही एक तालाब है छोटा सा और उसका जो पानी है वो पीने लायक है। लेकिन मेरे जो साथी रेंजर्स थे वो कहते थे कि उस तालाब में कुछ बुरी शक्तियों का वास है और जब मैंने ये पहली बार सुना था तब मुझे ये सारी बातें अंधविश्वास लगती थी, इसलिए मैंने इन बातों पर यकीन नहीं किया और मैं उस तालाब के पास में चला गया। मेरे पास जो पानी की बोतल थी मैंने उसे बाहर निकाला और उसका ढक्कन खोल के मैंने उसमें पानी भरना शुरू किया, लेकिन मैंने कुछ नोटिस किया, उस बोतल में पानी भर ही नहीं रहा था। मैंने उस बोतल को पूरा पानी में डुबो दिया था, फिर भी वो बोतल भरी नहीं रही थी और ये बात मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे पानी के अंदर कोई मेरा हाथ छू रहा है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था। मैंने अपना हाथ बाहर निकाला तो सब कुछ नॉर्मल था और मुझे लगा कि शायद ये कोई वहम होगा, इसलिए मैंने फिर से पानी की बोतल को तालाब के अंदर डाला और पानी भरने लगा। पानी भर तो रहा था लेकिन बहुत धीरे धीरे, जो कि बहुत अजीब बात थी। और धीरे धीरे जैसे ही पानी भर रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था मेरे हाथ को कोई छू रहा है। ये दूसरी बार हुआ था और वहम बार बार नहीं होता, इसलिए मुझे वहां रहना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने पानी की बोतल को बाहर निकाला और बोतल आधी भर गई थी। मैंने सोचा कि चलो इतना ठीक है और उसके बाद मैं खड़ा हो ही रहा था, तभी अचानक से एक इंसानी कटा हुआ हाथ तैरता हुआ ऊपर की ओर आ गया और उस हाथ को देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और मुझे उस पानी से घिन आने लगी। मैंने उस पानी की बोतल को उस तालाब में ही फेंक दिया और वहां से अपने साथी कर्मचारियों को बुलाने के लिए जाने लगा। तभी अचानक से उस तालाब के अंदर से बोतल किसी ने बाहर मेरी तरफ फेंकी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? यह बहुत ही ज्यादा डरावनी बात थी। मैं वहां से जाने लगा और मैं वहां से जा ही रहा था तभी मुझे सामने से मेरा एक साथी रेंजर आता हुआ नजर आया और उसने मुझसे कहा, क्या हो गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसके बाद मैंने उसे सारी बातें बताई और उसने कहा, अरे वो सभी मजाक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तालाब भी कभी भूतिया हो सकता है क्या? ये सब अंधविश्वास है। चलो तुम्हें पानी पीना है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूं। और फिर मैंने कहा, अरे उस पानी में से कटा हुआ हाथ निकला था। हाँ, और वो पानी पीने लायक नहीं है, उस पानी को मत पीना। अभी तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि आखिर ये पानी में कटा हुआ हाथ किसका था और इस तालाब में वो हाथ आया कहां से। मेरे साथी रेंजर ने कहा, अच्छा चलो मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं कि आखिर
कौन सा हाथ आया है यहाँ पानी के ऊपर तालाब में। और फिर मैं उसे अपने साथ ले गया और मैं उससे कहने लगा, ये देखो ये है। जब मैंने उसे वो हाथ दिखाने की कोशिश करी तो वो हाथ मुझे नजर नहीं आया और मैंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता यार, वो हाथ कहाँ गया? अभी तो यहीं तैर रहा था ऊपर ऊपर। और फिर तभी अचानक से पीछे से मुझे किसी ने धक्का दे दिया और मैं सीधा तालाब में जा गिरा। वैसे तो मुझे तैरना आता था, लेकिन उस तालाब में मैं चाहकर भी तैर नहीं पा रहा था, जैसे कोई मेरा पैर पकड़ के मुझे नीचे खींच रहा हो। मैं अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था और तैरने की भी बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहकर भी तैर नहीं पा रहा था। और मैंने देखा कि मेरा वो जो साथी कर्मचारी था वो मुझे देखकर हंस रहा था। मैंने देखा कि जो मेरा साथी कर्मचारी था वो मुझे डूबता हुआ देखकर हंस रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथी कर्मचारी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे अंदर खींच रहा था और वो मुझे अंदर खींचने में कामयाब भी हो गया। जब मैं पानी के अंदर था तो मैंने देखा कि दो लाल चमकती हुई आंखें, एकदम काली सी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो मुझे पानी में खींचने की कोशिश कर रही थी। अब मैं समझ गया था कि मुझे अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ ऊपर वाला है और मैंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। मैं सच्चे मन से भगवान को याद करने लगा और वो जो कोई भी काली शक्ति थी वो वहां से गायब हो गई और मैं जैसे तैसे तालाब के किनारे आया। और उसके बाद मैं भागता हुआ सीधा स्टेशन के पास गया और मुझे जब वहां के कर्मचारियों ने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या है। मैंने उन्हें सारी बातें बताई और वहां पे वो कर्मचारी भी जो था और वहां पे वो कर्मचारी भी था जिसने मुझे तालाब में धक्का दिया था। और मैंने उसकी कॉलर पकड़ ली और मैंने उससे कहा, तूने तूने मुझे तालाब में धक्का क्यों दिया? और जब मैंने उससे ये बात कही तब वो अपनी कॉलर छुड़ाते हुए मुझसे कहने लगा, अरे ये सर आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको धक्का कब दिया? मैं तो कब से यहां पर हूं। और फिर सभी कर्मचारियों ने कहा, अरे तुम इसकी कॉलर क्यों पकड़ रहे हो? ये तो कब से हमारे साथ में है, यहां से कहीं गया ही नहीं। और फिर मैंने उस साथी कर्मचारी की कॉलर छोड़ दी और मैं यही सोचने लगा कि आखिर ये जो है ये तब से यहाँ स्टेशन में है, तो वो कौन था जो मुझे तालाब के पास में मिला था और उसने मुझे तालाब में धक्का दिया था। तब से मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस तालाब के पास नहीं जाऊंगा। क्या पता इस बार मैं जिंदा ना बचूं।